साथियों, जय भीम। मैं राजकुमार गौतम। यूँ तो आपको हर बार एक नई सेलिब्रिटी से मिलाने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद गौतम जी। अच्छा सिंह जी, देखा जाए 2024 का चुनाव चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेटों को जो है चुनाव मैदान में उतार रही है और इस समय जो है एक नारा लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ और भाजपा हटाओ। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए गौतम जी, ऐसा है, चुनाव का समय तो सामने है ही है। अब जहाँ तक लोकतंत्र बचाना तो बड़ा जरूरी हो गया जी, क्योंकि वर्तमान सरकार ना तो संविधान को मानती है, ना लोकतंत्र को मानती है, ना हाँ। प्रजातंत्र को मानती है, किसी चीज को मानती नहीं है। हाँ हाँ। और जब ऐसी एक तरह से मान लो जिस सरकार को क्या कहते तानाशाही सरकार कहा जा सकता है, और एक सभ्य देश में, एक सभ्य लोकतंत्र में तो ये जरूरी है कि जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो। और कोई सरकार अगर मान लो जनता के अनुरूप काम नहीं करती है तो उसे देश की शासन सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं। अभी हाल ही में देखा जाए 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और तमाम आवाम जो है, जनता जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन की तरफ जो है उनका रुख है कि वो गठबंधन की तरफ जाएं और जो है भाजपा को भगाएं। क्या लगता है कि इस बार जो है जो 2 फेज का चुनाव हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो गठबंधन हुआ है, हाँ। जो संतुलित गठबंधन है, और निसंदेह इस वक्त देश की जनता गठबंधन के साथ जाएगी, भाजपा सरकार को सत्ता से विमुख करेगी। कैसे, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो है आज जो है भाजपा को जो है मतलब भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए पूरे देश की आवाम प्रयास कर रही है? मुद्दों की बात तो ये है, मैं आपको बताऊं कि जो इनके 2014 से अब तक का जो शासन काल रहा है, जो इन्होंने 2014 में वादे किए हैं, 2019 में जो वादे किए हैं, उनमें से अगर एक का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो तो बता दीजिए। चाहे वो स्मार्ट सिटी का मसला हो, 2 करोड़ नौकरियों का मसला हो, 15 लाख का मसला हो, या शिक्षा स्वास्थ्य का मसला हो, कोई ग्राउंड लेवल पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं कि जिससे आम जनता को सीधा परोक्ष फायदा होता हो। अब गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, अब इससे तो देश नहीं चलता ना। एक तरह से माहौल को इन्होंने ऐसा संप्रदाय क्रिएट कर दिया कि बल्कि अब तो खाने के टाइम में भी इन्होंने समाज को बांट दिया। तो क्या ऐसे लगेगा कि हमारा देश इस व्यवहार से या इस पॉलिसी से तरक्की कर जाएगा? कम से कम मुझे तो नहीं लगता। नहीं, तमाम देश जो है आज की तारीख में अगर अन्य देशों की बात की जाए तो वो शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है एक धार्मिक आस्था का उन्माद फैलाया जाता है, धार्मिक आस्था से लोगों को जोड़ा जा रहा है। क्या राजनीति में धार्मिक आस्था का परिवेश उचित है? देखिए, राजनीति में तो धार्मिक आस्था, धर्म का नाम या धर्म का काम होना भी नहीं। राजनीति का अलग मसला है, धार्मिक अलग मसला है। अब रही बात ऐसी दूसरे देशों की तरक्की की हम बात करें, दूसरे देश मंगल ग्रह पर पहुंच गए, हम अभी ताजमहल के नीचे मूर्तियां ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह का, और एक तरफ हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। भाई हम कैसे विश्व गुरु हैं? किसने हमें ये तगमा दे दिया? ये हम अपने आप ही खुश हो रहे हैं हम विश्व गुरु हैं जी। विश्व गुरु बनने के लिए कोई क्राइटेरिया तो होगा। क्या हमने शिक्षा को इतना ऊंचा स्तर कर दिया है, देश विदेश के लोग यहाँ पे दूसरे देशों में जगह भारत में एजुकेशन करना आ रहे हैं, यहाँ से ज्ञान लेकर जा रहे हैं, जब भी तो विश्व गुरु बनेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि मान लो कुछ ऐसा काम हुआ हो कि जनता को सीधा फायदा हुआ। अच्छा मनोज जी, देखा जाए सरकार जो है जो वर्तमान में वो मंदिर की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों को, लोगों का कहना रहता है कि मंदिर बनाने से भिखारी पैदा होते हैं। एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है अयोध्या का कि तमाम भिखारी वहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि शिक्षण संस्थान बनाने से अधिकारी पैदा होते हैं। क्या इस सरकार की मंशा केवल मंदिरों तक सीमित रहेगी या शिक्षण संस्थानों तक भी काम हुआ है? देखिए, ये अपनी धार्मिकता का सवाल है, और उससे मसला ये है कि मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने को दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, मंदिर बनाओ। वे एक अलग मतलब है कि मंदिर के साथ साथ देश को जो अवामी जरूरत की चीज है, इंस्टीट्यूशनों की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, कॉलेजों की जरूरत है, वो तो पूरा करो। मंदिर एक आस्था का प्रतीक हो सकता है, और अब लोगों की अपनी अपनी आस्था है, उसमें तो किसी पर कोई दबाव है नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हर चीज को मान्यता है अपनी। लेकिन मैंने वीडियो देखा अभी फेसबुक पे, मैंने देखा वो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, वहां पर क्या बूढ़ा क्या जवान वो कटोरा ले गए। तो अब ये तो सरकारी बेहतर बता पाया कि हो सकता है उन्होंने उसको उद्योग की तरह स्थापित करा हो या ना करा हो।
लेकिन देखा जाए इस देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। जो युवा है आज की तारीख में, जो इस देश के अंदर 60% आबादी है युवाओं को, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं जब रोजगार नहीं मिलता तो क्राइम भी ज्यादा बढ़ता है। तो क्या लगता है कि इस वर्तमान सरकार के रोजगार ना देने से इस देश का युवा क्राइम की तरफ जा रहा है? ये देखिए, अब जो बेरोजगार युवा है, हाँ, उनको रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये किसी सामाजिक संगठन का काम नहीं है, विपक्ष का काम नहीं है। ये वर्तमान सरकार जो सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, ये उसका काम है रोजगार देना। और रोजगार नहीं देंगे जब युवाओं को, क्या करेगा युवा? या तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था तो कुछ उनकी करो आप। जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो तो निसंदेह थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है आदमी क्राइम की तरफ। तो अभी हाल ही में कुछ मसले ऐसे चले, जैसे कि देखा जाए अभी गोधरा कांड की जो है बिल्किस बानो थी, उसके अपराधियों को छोड़ दिया इन्होंने। इसके अलावा जो है कुलभूषण जो खिलाड़ियों के उसमें अध्यक्ष थे, उसको उन्होंने जो है अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चिंबेरनंद रहा, दिलीप सेंगर रहा, बहुत सारे ऐसे बलात्कारी रहे। क्या लगता है कि इस पार्टी के अंदर जो भाजपा पार्टी है, ये ज्यादातर जो है उस बलात्कारियों की या समाज के पैसे लूटने वालों की या देश को लूटने वाले लोगों की ही क्यों साथ ज्यादा रहती है? तो बहुत कई सवाल इसमें जोड़ दिए हैं आपने। सबसे पहले हम बिल्किस बानो पे बात करेंगे। देखिए, जो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, उनको इन्होंने जेल से रिहा कर दिया। और उसमें ये तकमा दिया गया कि ये उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। ऐसा मैंने सुना है। जी जी जी, है ना? अच्छा, वहाँ भी जातिवाद हो गया। हाँ, कि भाई उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और वो गलती से हो गया, ऐसा होगा। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक क्राइम करने वाले आदमी को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर क्यों आप देखते हो? जो अपराधी है उसका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना मजहब है, ना संप्रदाय, कुछ नहीं है। वो एक दोषी है और जब कानून ने उसको दोषी दे दिया तो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। और आप उसमें धर्म को या जाति को आगे रख के उनको छोड़ते हो, तो ये तो उस जो पीड़ित है उसका आत्म सम्मान तो खत्म हो ही गया। और देश की न्याय प्रणाली पर भी यह प्रश्न चिन्ह लग गया कि ऐसा कैसे हो पाया। क्या सिर्फ वही 10-11 लोग जो थे वही थे बस उच्च कोटि के, बाकी कोई उच्च कोटि का था ही नहीं पूरी जेल में? तो ये तो सरकार की एक सोची समझी साजिश है और एक तरह से इसको न्याय नहीं कह सकते कोई भी। जो बलात्कारी हैं उनके विषय में क्या कहेंगे, जिनको आज तक भाजपा कार्रवाई नहीं कर पा रही? मैंने कहा ना, अब इनकी तो सोच ही है, संघी सोच है। तो संघी सोच के लोग हैं। इन्हें तो ना प्रजातंत्र से मतलब, ना जनतंत्र से मतलब, ना लोकतंत्र से मतलब, ना संविधान से मतलब है। इनको तो एक सांप्रदायिक जहर घोलना है और एक विशेष वर्गों को टारगेट पे लेना है। क्योंकि इन लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं कि ना हिंदू हृदय सम्राट बनने की बड़ी आकांक्षा है। और हिंदू हृदय सम्राट बनने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि देश में अलगाव पैदा कर दो, तो दूसरा रास्ता तो बचता नहीं कोई। ये कहते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं, जबकि मौर्य काल की अगर बात करें तो सम्राट अशोक में जो है जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए उन्होंने जो अखंड भारत स्थापित करके दिखाया था। और तमाम देश और दुनिया के लोग जो है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। क्या लगता है कि जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा है देश में, इस तरीके से धर्मगुरु मतलब राष्ट्र बन पाएगा धर्म राष्ट्र? देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र का मसला है, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत, अखंड भारत, पहली बात तो मुझे नहीं लगता अखंड भारत की परिभाषा भी ये लोग दे पाए ढंग से। कि अखंड भारत में किसको कहेंगे? अखंड भारत का मतलब तो ये होगा अफगानिस्तान, गंधार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमित्रा, जावा, मालदीव। अरे हम एक अखंड हिंदुस्तान तो बनाने पर, भारत तो हम बना नहीं पा रहे। हम बात करें अखंड भारत की, अखंड भारत को कौन पैदा करेगा भाई? वहां तो आज अगर में एक विशेष वर्ग से इन लोगों को दिक्कत है तो आगे तो बहुत लोग हैं, उन्हें कहाँ खपाएंगे, उनको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ये तो कोई अखंड वखंड भारत नहीं बन रहा है। ये खाली बस एक हवाई है, खामोखा का डंका बज रहा फिजूल का, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लोग बात करते हैं, अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? उसका कोई क्राइटेरिया तो बनाया होगा, ऐसा बनेगा। अब हिंदू राष्ट्र में अगर हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब ने तो शेड्यूल कास्ट को भी बोल दिया कि हिंदू नहीं है। मुसलमान तो है ही नहीं हिंदू, ईसाई भी हिंदू नहीं है,
तो फिर हिंदू राष्ट्र कौन है? फिर किसको बाहर कहाँ जाएंगे ये लोग? एक गांव तो बनाओ पहले जी। अच्छा, एक गांव का निर्माण करें, हिंदू गांव, हिंदू बहुल गांव को बता दो। गांव में फिर उसमें देखेंगे ना भाई उस गांव की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो किस किस कैटेगरी के लोग हैं। हिंदू जब तो बनेगा। हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और फ्लैट हम बेचते हैं, बिल्डर जो बेचता है तो एक सैंपल फ्लैट बना कर रखता हो, वो दिखाता था भी इस तरह का जो ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, अलमारी लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, जब तो बिकता जी वो। तो बनाओ, और हो सकता है हमें अच्छा लगेगा या देश की जनता को अच्छा लगेगा तो सब पार्टिसिपेट करेंगे और आगे बढ़वाने में मदद करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार की अगर बात करें, पिछले जो है 10 सालों से वो सत्ता में बनी हुई आ रही है और अभी भी आगे के लिए वो कहते हैं कि हम आगे भी मतलब देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन देश का जो एक अग्निवीर पोस्ट बनाई गई उसको 4 साल में या 5 साल में रिटायर करके घर बैठाया जा रहा है, लेकिन एक 67 साल का व्यक्ति फिर कह रहा है कि मुझे 5 साल के लिए आप मौका दे दीजिए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? अब देखिए वो यशस्वी आदमी विष्णु के अवतार हैं, देखो वो तो अवतरित होते रहेंगे। अग्निवीरों से क्या लेने देना, वो तो 4 साल में घर बैठ जाएंगे। जो उन्हें पैसा मिलेगा वो जब तक उनके बच्चे जवान होंगे, बड़े होंगे, खत्म हो जाएगा। वो भीख मांगेंगे, कहीं किसी एजेंसी के पास सिक्योरिटी गार्ड खड़े मिलेंगे। आज तक किसी देश में शायद ऐसा ना हुआ हो जैसा भारत में अग्निवीर योजना चली है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जब हम जनतंत्र में थे, तब भी आर्मी को सैलरी पर रखा गया था, परमानेंट बेसिस पर रखा गया था। मुझे तो शायद इतिहास में तो सुनने को नहीं मिला कि जो टेम्परेरी आर्मी रखी गई, जो युद्ध हुआ तो बुला लो और उसके बाद फ्री कर दो। तो ये तो बेकार की योजना है, इसमें कोई दम नहीं है। इन्होंने खामोगा युवाओं का भविष्य बेकार किया। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोगों को पता लग गया भाजपा की हकीकत क्या है। तमाम कंपनियों से जो है पैसा लेके चंदे के रूप में अपनी पार्टी के कार्यालय बनाना, पार्टी का प्रचार करना और सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त करना, क्या कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला है, जो पार्टी को चंदा तो पहले भी दिया जाता था, लेकिन कुछ उसमें अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं। और अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने, आप तुम देखो जो भी 7,000 6,000 का कुछ भाजपा को जो गया है सीधा, तो इन्होंने तो एक तरह से तो ये कर दिया कि काले धन को एक सफेद धन बनाने का रास्ता सुगम कर दिया। दूसरी बात, आप चंदा दीजिए, धंधा लीजिए। कोई भी उद्योगपति है, मैं हूं, मैं किसी को चंदा क्यों दूंगा जी? या तो मुझे कोई मैंने कुछ गलत किया हो तब मैं चंदा दूंगा, अपने आप को सेव करूंगा, या फिर मुझे कुछ जिसको मैं चंदा दे रहा हूँ, जिस संस्था को चंदा दे रहा हूँ, मुझसे कुछ एक्सेप्टेशन करता हूँ जब तो मैं दूंगा, फ्री फंड में तो मैं नहीं दूंगा। तो ये बात है। तो ये तो इन्होंने एक काले धन को सफेद करने का रास्ता बना दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, इनकी कतरी कभी जमीन आसमान। अच्छा, देश की आवाम को जागरूक करने की बात की जाए मनोज सिंह जी, तो आपके पास ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से शब्द हैं जिससे कि देश की आवाम को जागरूक किया जाए? देखिए, देश की जनता वैसे तो बहुत समझदार है, इसमें कोई ना जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया है और भी जो सोर्सेज है उनसे देश की जनता को सब कुछ अवगत रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देश की जनता को अवॉइड सिर्फ यही करना है कि वर्तमान को देखें, संविधान को देखें, अपने हक अधिकार को देखें। जब तुम्हारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, आपका लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर इस देश में तो फिर मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा हो पाए जिसकी एक जनतंत्र की आवश्यकता है। 2024 का चुनाव चल रहा है, पीक का वर्ष पे, अगर वोट की चोट की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले जब जनतंत्र था, राजतंत्र था, राजा महाराजा जो राज करते थे, तो वहाँ तलवारों की लड़ाई होती थी। सत्ता बेदखल भी तलवारों से हुई है। लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता तो रहा नहीं है जी। अब एक हम लोग सभ्य और डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, प्रजातंत्र में हम जी रहे हैं, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, तो हमारे पास सत्ता परिवर्तन का एक ही रास्ता है, वोट की चोट जी। मैं तो देशवासियों से ये कहूंगा कि आप बम्फर तरीके से वोट डालें, घरों में ना बैठे, वोट डालें। और हमें किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष से दिक्कत है, लेकिन देश की जनता को ये सोचना चाहिए कौन पार्टी, कौन सरकार हमारे हित में है, कौन सरकार हमारे भविष्य का निर्माण करेगी, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कौन देगी, उस तरफ वोट दें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को भी दें ना दें, मेरा वो उद्देश्य नहीं है कहने का, लेकिन जो संविधान जिनके रहने से संविधान सुरक्षित है, संविधान लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, आप उनको वोट दीजिए, बम्पर वोट दीजिए। ये कि घर में आप बैठे, बहुत मुश्किल से ये वोट देने का अधिकार बड़ा मुश्किल से मिला है।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।